हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। इंडियन कोस्ट गार्ड जो कि भारतीय तटरक्षक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। उन्होंने आपके लिए असिस्टेंट कमांडेंट के लिए वैकेंसीज को निकाला है या रिक्रूटमेंट जारी करी है। आइए समझते हैं इस वीडियो में इस पूरी नोटिफिकेशन के बारे में, और आपको इस नोटिफिकेशन से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहेगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। चलिए समझते हैं कि क्या क्या चीजें इस नोटिफिकेशन में बताई गई हैं। जैसे कि मैंने बताया, इंडियन कोस्ट गार्ड जो कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है, आर्मी नेवी एयरफोर्स के बाद चौथी सेना है इंडियन कोस्ट गार्ड तटरक्षक। इन्होंने असिस्टेंट कमांडेंट के लिए वैकेंसीज को निकाला है। 01/2024 यानी कि 2024 का पहला बैच रहेगा ये। उस बैच के लिए रिक्रूटमेंट जारी की गई है। 3 बेसिकली ब्रांच है किस किस में आप लोग असिस्टेंट कमांडेंट बनेंगे। नंबर 1 जनरल ड्यूटी, उसके बाद सीपीएल जिसको बोलते हैं कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस, और उसके बाद जो कि क्या है आपकी एक एसएसए यानी कि शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट होती है। उसके बाद टेक्निकल एंट्री है जिसमें इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से 2 ब्रांचेस के लोग इसमें कर सकते हैं। तो ये 3 ब्रांच के लिए यहाँ पे क्या निकाली गई है, आपके लिए वैकेंसी निकाली गई। इसके साथ साथ लॉ के लिए भी निकाली गई, यानी कि लॉ एंट्री भी इसमें दी गई है। तो ये 4 चीजें यहाँ पे हैं। आइए समझते हैं क्या क्या चीजें इसमें है। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म्स आपके कब से स्टार्ट होंगे, 25 जनवरी यानी कि कल से स्टार्ट रहेंगे आपके, और 9 फरवरी 2023 तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म चलेंगे। लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि लास्ट में इसकी साइट थोड़ा स्लो हो जाती है, आपको स्टार्टिंग में आकर के भर लेना है। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं, हर पोस्ट के बारे में समझते हैं, क्या क्या चीजें इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या क्या रहेगा, किन किन स्टेजेस से होकर आपको इसमें जाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कौन सी ब्रांच की, जनरल ड्यूटी ब्रांच की। बाकी ब्रांचेस को नीचे देखेंगे। जनरल ड्यूटी ब्रांच के लिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 1 जुलाई 1998 से लेकर के 30 जून 2002 इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ रहनी चाहिए। और अगर ये दोनों भी हैं तब भी आप लोग इसमें एलिजिबल हैं, यानी कि बोथ द डेट्स आर इंक्लूसिव। 1 जुलाई 1998 से लेकर के 30 जून 2002 के बीच में, और ये दोनों डेट्स भी इसमें इंक्लूसिव हैं। इसमें साथ साथ आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा जो लोग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर ऑलरेडी कोस्ट गार्ड में सर्व कर रहे हैं, उनके जो होंगे उनको भी इसमें क्या दिया जाएगा, रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। तो ठीक है, ये बात यहाँ पे की जा रही है, 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा। अगर हम एज के बाद बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पे इसका क्राइटेरिया क्या रखा गया है कि आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री करी हुई है जिसमें आपके 60% मार्क्स हैं, तो आपको इसमें लिया जाएगा। 59.9% वाला एलिजिबल नहीं होगा, आपके पास 60% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए। इसके साथ साथ दूसरी एलिजिबिलिटी क्या है इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, आपके पास 12th क्लास में मैथमेटिक्स और फिजिक्स भी रहना चाहिए, और उसमें जो आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए 55% रहने चाहिए इन दोनों सब्जेक्ट्स में, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। अगर ये दोनों के दोनों क्राइटेरिया, ये पैरामीटर्स पे आप आते हैं तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं सीपीएल यानी कि कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए। सबसे पहली बात, इसमें आपके पास सीपीएल यानी कि लाइसेंस होना जरूरी है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं एज की। 1 जुलाई 1998 से लेकर के 30 जून 2004 सेम डेट से ही है, लेकिन यहाँ 2002 तक था, 2004 तक है। ठीक है, इसके बीच में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव, मतलब ये 2 डेट्स भी इंक्लूसिव हैं। अगर ये 2 डेट्स भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जीडी में आपके लिए केवल मेल को यहाँ पे एंट्री दी जाएगी, लेकिन यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों को एंट्री दी जाएगी। दोनों कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे ग्रेजुएशन नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपके पास 12th क्लास आपकी पास होनी चाहिए विथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। ठीक है, अगेन वही क्राइटेरिया आता है, 55% मार्क्स आपके 12th में मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों में होने चाहिए, तब जाके आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको मैंने जो बताया था, आपके पास एक सीपीएल यानी कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस भी होना चाहिए जो कि डीजीसीए के द्वारा अप्रूव किया गया हो। ठीक है, ये भी आप, ये दोनों के दोनों अगर आपके पास हैं तो आप लोग इस कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेल फीमेल दोनों को एंट्री दी जाएगी। आई होप आपको ये वाली चीजें समझ में आई होगी। आगे देखते हैं कि अगली कौन कौन सी ब्रांच है और उसमें क्या क्या चीजें हैं। अगली है आपकी टेक्निकल में पहले देखते हैं हम लोग मैकेनिकल को, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इसके बाद देखेंगे। मैकेनिकल ब्रांच के लिए क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1998 से लेकर के 30 जून 2002, एंड द बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव। दोनों डेट्स इसमें इंक्लूसिव है, इसके बीच में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप लोग एलिजिबल हैं। 5 साल का रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा जो
कोस्ट गार्ड में ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं। यहाँ पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स नहीं, बल्कि केवल और केवल कोस्ट गार्ड है। कोस्ट गार्ड पर्सनल को यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा और यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो केवल अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्योंकि अभी टेक्निकल एंट्री है तो यहाँ पे इंजीनियरिंग डिग्री मांगी जाएगी ऑब्वियसली। तो आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन। अब वो इंजीनियरिंग डिग्री किस किस में होनी चाहिए, किस किस में आप अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या तो नवल आर्किटेक्चर में हो, या फिर मैकेनिकल में हो, या मरीन में हो, या फिर ऑटोमेटिव हो, या मैकेट्रॉनिक्स, या फिर इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन, और मेटलर्जी, और डिजाइन, और एरोनॉटिकल, और एरोस्पेस। इनमें से किसी में भी, जो मैंने आपके सामने नाम लिए, अगर इनमें से किसी में भी आपने बीटेक की डिग्री करी है, टेक्निकल डिग्री आपके पास है इंजीनियरिंग की, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। 59.9% वाला इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। या फिर इसके साथ अगर ये नहीं है तो फिर आप लोग की इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन जो भी कुछ है, ठीक है, किसी भी इंडिया किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा जो कि रिकॉग्नाइज होना चाहिए, तो उसमें भी आपको क्या किया जाएगा, आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। ये है आपकी पहली। इसके साथ दूसरी क्वालिफिकेशन आपके लिए क्या है, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स आपका 12th क्लास में होना चाहिए। आप देखेंगे कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स हर ब्रांच के लिए यहाँ पे रखा गया है। तो आप ये समझ लीजिए जब तक आपके पास 12th क्लास में मैथमेटिक्स और फिजिक्स विथ 55% एग्रीगेट मार्क्स नहीं है तो आप किसी भी ब्रांच के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये वाली तो हर ब्रांच के लिए है, ठीक है, यहाँ पे भी है। अगला देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स वाला देख लेते हैं। इसमें भी आपकी डेट्स 1 जुलाई 1998 से लेके 30 जून 2002। अगेन कोस्ट गार्ड पर्सनल इसमें वो है, आपके रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो कोस्ट गार्ड पर्सनल्स होंगे। सेम इसमें वही है, आपके पास बीटेक यानी कि इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, कहीं से भी हो, बस इसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इनमें से किसी में हो, या फिर टेलीकम्युनिकेशन में हो, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में हो, या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हो, या फिर पावर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें से किसी में भी अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगेन 60% मार्क्स आपके यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। सेकंड वही है, अगेन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स आपके 12th क्लास में एग्रीगेट मार्क्स 50% दोनों में होने चाहिए, समझ रहे हैं। तो ये तो हर किसी में है आपका। और ग्रेजुएशन जहां जहां पे मांगी गई है वहां पे आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। लॉ एंट्री है, लॉ एंट्री के लिए अगेन 1 जुलाई 1994 से लेकर के 30 जून 2002 इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और इसमें दोनों डेट्स क्या है, इंक्लूसिव हैं। 5 साल का रिलैक्सेशन उनको मिलेगा जो लोग कोस्ट गार्ड में या फिर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में पहले से सर्व कर रहे हैं। मेल फीमेल दोनों है यहाँ पे लॉ एंट्री में। टेक्निकल एंट्री में केवल मेल्स को बुलाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, उसमें भी कितने 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। जहाँ पे भी आपकी बैचलर डिग्री है, ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है, वहाँ पे 60% मार्क्स। और हर किसी में लॉ एंट्री को छोड़ करके किसी भी ब्रांच में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास 12th क्लास में मैथमेटिक्स और फिजिक्स विथ 55% मार्क्स होना अनिवार्य है, तब जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और SSA मतलब क्या है, SSA मतलब शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट होता है। जो SSA है वहाँ पे आपकी 8 साल की सर्विस होती है, जिसको 10 साल तक, यानी कि 8 के बाद आप 10 साल तक उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, और अगर चाहें तो 14 साल तक उसको मैक्सिमम एक्सटेंड किया जा सकता है, वही यहाँ पे बताया गया। इसके बाद आप लोग रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। ये था आपका जो ब्रांच में जो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पे। अब आगे देखते हैं, ये वही है, SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज में, और OBC को जो कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उनको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने वहाँ पे प्रूफ करने होंगे। अगर वो लोग फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं तो भविष्य में आगे जाकर के उनको वहाँ से रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, और फ्यूचर के लिए भी उनको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे है। आगे देखते हैं और क्या क्या है। वैकेंसी की बात कर लेते हैं, वैकेंसी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस बार 2024 के पहले बैच के लिए जो वैकेंसीज निकाली गई हैं, 40 वैकेंसीज हैं जनरल ड्यूटी GD के लिए। अगर आप यहाँ पे असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहते हैं तो यहाँ पे 40 वैकेंसीज हैं। अभी इनको यहाँ पे नहीं बताया गया कि कितनी कितनी है कैटेगरी वाइज। CPL कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस जो कि SSA शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट, इसके लिए 10 वैकेंसीज है। टेक्निकल के लिए आपकी 6 वैकेंसीज हैं। टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपकी 14 वैकेंसीज हैं। लॉ के लिए 1 वैकेंसी आपकी यहाँ पे दी गई है। तो ये कुछ इस तरीके से आपकी वैकेंसीज हैं जो कि यहाँ पे बताई गई हैं, मैंने आपको दिखा दी है, ठीक है। और ये सारे टेंटेटिव हैं, फ्यूचर में ये इंक्रीज भी हो सकती है, हो सकता है ये घट भी जाए। तो ये फ्यूचर में डिपेंड करेगा डिफरेंट परिस्थितियों में कि क्या होता है फ्यूचर में। लेकिन फिलहाल के लिए वैकेंसीज की
यही चीज है यहाँ पे बताई गई है। अब हम मेन चीज पे बात कर लेते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या रहने वाला है, जो आपको एग्जाम देने से पहले पता रहना चाहिए। जिसने पहले इस एग्जाम को अटेंड किया है उनको तो पता होगा कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है क्या नहीं रहता है। जो पहली बार वाले उनको जरा बता देते हैं कि इसमें आपका टोटल 5 स्टेजेस में एग्जाम होता है। पहले इसमें रिटन एग्जाम नहीं होता था, डायरेक्ट इसकी एसएसबी आती थी, लेकिन अब इसमें पिछले 1-2 बार से क्या कर दिया, रिटन एग्जाम को जोड़ दिया गया है। तो जो पहली स्टेज है जहां आपकी स्क्रीनिंग करी जाएगी, तो वो आपकी क्या रहेगी, रिटन एग्जामिनेशन रहेगी, जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एक ऑनलाइन एग्जाम रहेगा, CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो कि ऑनलाइन माध्यम से होगा, ऑब्वियसली कंप्यूटर बेस्ड है। तो ये आपका पहली स्टेज है। तो फर्स्ट स्टेज में जो आपका होगा CG कैट, जैसे होता है एयरफोर्स का F कैट होता है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, ऐसे ही कोस्ट गार्ड का है कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो कि आपकी स्टेज 1 है। ये आपका रिटन एग्जामिनेशन है। अब यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन है तो आपको पता रहना चाहिए कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, डिफरेंट ब्रांच के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं, और कितने कितने मार्क्स का और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें आएंगे, वो सारा का सारा मैं आपको बताऊंगा अगली स्लाइड में। ठीक है, तो पहली स्टेज आपको ध्यान रखनी कौन सी, CG कैट, बताऊंगा आगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्या क्या स्टेजेस है। तो जो आपका रिटन एग्जामिनेशन है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, उसमें जो सेक्शन है ये पहला वाला है आपका सेक्शन 1, ये आपका है सेक्शन 2, ये आपका है सेक्शन 3। अब ये सेक्शन 1, 2, 3 क्या है, आपको बताया था मैंने कौन कौन सी ब्रांचेज है। यहाँ पे आपकी GD आ जाएगी, और ये आपकी क्या टेक्निकल ब्रांचेज है, जहाँ पे ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स वाली आ जाएगी ये, और ये आपकी क्या जाएगी मैकेनिकल वाली। ठीक है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी ब्रांचेज यहाँ पे आ जाएंगी, जो कि आपकी यहाँ पे लिखी गई है, आपकी मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो ये सेक्शन 2 आपका कौन सा है, मैकेनिकल का है, और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए अगर आप GD के लिए अप्लाई करते हैं, जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे GD वाले हैं उनको देखना है उनके सब्जेक्ट्स कौन कौन से आएंगे। टोटल 4 सब्जेक्ट्स, पहला होगा आपका इंग्लिश, दूसरा होगा आपका रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, बेसिकली रीजनिंग, थर्ड होगा आपका जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड यानी कि GS और मैथ्स, और जो आपका D यानी कि फोर्थ है आपका जनरल नॉलेज होगा। यहाँ पे आपका GS और जनरल नॉलेज दोनों सेक्शंस को अलग अलग बताया गया है, और GS के साथ आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है। तो टोटल कितने सब्जेक्ट्स रहेंगे आपके 4। इसका जो लेवल रहेगा, लेवल SSC FCAT लगभग यही लेवल रहेगा, UPSC जैसा लेवल इसका नहीं रहता है। ठीक है, तो इसमें हर सेक्शन से आपके 25-25 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल 4 सेक्शन है, 25 कितने जाएंगे आपके, टोटल 100 क्वेश्चन से हो जाएंगे। और यहाँ पर कोस्ट गार्ड के इस एग्जाम में एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 400 नंबर का ये हो जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की होती है, यानी कि एक क्वेश्चन गलत करने पे आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो एक क्वेश्चन कितने का है, 4 का है, तो 25 ये 4 है 100, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हो जाएंगे आपके, और मैक्सिमम मार्क्स GD के लिए कितने हो जाएंगे, 400। और ये हर सेक्शन के लिए, सेक्शन 2 जो कि मैकेनिकल वाले उनका भी 400 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का भी 400 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। आपको बताऊंगा कैटेगराइजेशन किस तरीके से। ड्यूरेशन कितना होता है इसका, 2 आवर्स का, हर सेक्शन के लिए कितना है, 2 आवर्स का है। ठीक है, ये 2 आवर्स का हो जाएगा। तो ये आपके 25 क्वेश्चन ईच GD वालों के लिए हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, आपका सेक्शन 2 यानी कि जो मैकेनिकल ब्रांच के लिए है, इंग्लिश उसमें भी आएगी, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी उसमें भी आएगी, जनरल नॉलेज उसमें भी आएगी, GS मैथमेटिकल एप्टीट्यूड उसमें भी आएगा। यानी कि 4 सेक्शन तो सेम है। एक अलग क्या है इसमें, क्योंकि वो लोग BTech वाले हैं यानी कि इंजीनियरिंग की डिग्री वाले हैं, तो उनको मैकेनिकल का नॉलेज भी होना चाहिए, तो मैकेनिकल के भी क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे, और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे ही किसके, मैकेनिकल के आएंगे। हर सेक्शन से आपके 10-10 क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे चारों सेक्शन से, लेकिन मैकेनिकल से आपके कितने आएंगे, 60 क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल ना कितने हो जाएंगे आपके, 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे, और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, अगेन 100 कितने का हो जाएगा, 400 का। 2 घंटे की टाइमिंग इसमें रहेगी। सेक्शन 3 इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या होगा आपका, वही 4 सब्जेक्ट, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल साइंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज। ये 4 सब्जेक्ट तो हर ब्रांच में होंगे ही होंगे। फिर ब्रांच को स्पेसिफाई करने के लिए आपके अलग से यहाँ पे 5 सब्जेक्ट होगा, जो कि आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। इसके अगेन 60 क्वेश्चन होंगे, बाकी सेक्शन के 10-10 क्वेश्चन होंगे इस ब्रांच में भी। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 100। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 100 के 100 कितने हो जाएंगे, 400 नंबर के हो जाएंगे। 2 घंटे का पेपर होगा, 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो ये आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस और आपका पेपर का पैटर्न है, क्वेश्चन पैटर्न है, किस तरीके से इसमें आएगा। ठीक है, ये आपको आई होप समझ में आया होगा। सेक्शन 1 GD, ये मैकेनिकल और ये इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आगे देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। स्टेज 1 जो लोग इस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन को क्लियर करेंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, मेरिट लगेगी पूरे ऑल इंडिया ओवर, पूरे ऑल इंडिया पे मेरिट लगेगी। जो उसमें क्लियर करेंगे उनको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। स्टेज 2 से समझिए क्या होता है,
जैसे आप सीडीएस का या एफकेट का एग्जाम देते हैं रिटर्न क्लियर करके आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाता है, तो सेम ये भी एक ऑफिसर एंट्री है, तो यहाँ पे भी आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन जो इसकी एसएसबी होती है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होती है। इसमें एसएसबी को दो पार्ट में बांटा गया है। वो कौन कौन सी है? एक आपकी पीएसबी होती है, दूसरी आपकी एफएसबी होती है। तो पीएसबी क्या है? पीएसबी प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड और यह फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। यही आपका क्या है? स्टेज सेकंड है और ये आपका क्या है? स्टेज थर्ड है। ठीक है, आपका आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए जो आप एग्जाम देते हैं सीडीएस एफकेट एनडीए, उसमें दोनों एक साथ होती है, इसमें दोनों अलग अलग होता है। तो इसमें स्टेज 2 में आपको पीएसबी के लिए बुलाया जाएगा, जो कि बेसिकली एक दिन का टेस्ट रहेगा। इसमें आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट की जाती है और यहाँ पे आपका एक छोटा सा रीजनिंग का एग्जाम होता है एक तरीके से, और उसके साथ साथ आपका पीपीएनडीटी होता है जो आपका एसएसबी पे भी होता है। तो जो आपको रीजनिंग बता रहा हूँ वो आपका क्या होता है? कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट होता है, कंप्यूटराइज्ड कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आपको वो सॉल्व करने होते हैं। इसके बाद आपका पीएचबी में ही आपका पीपीडीटी होता है, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। आपके सामने पिक्चर्स को फ्लैश किया जाता है 30 सेकंड्स के लिए, आपको अपने परसेप्शन के आधार पर उसको स्टोरी बनानी होती है। देन कैंडिडेट का डिस्कशन होता है, फिर उस आधार पर उनको वहां पे क्या किया जाता है? इन या आउट किया जाता है। ठीक है, जो स्टेज सेकंड है पीएचबी है, यह पीएचबी केवल क्वालिफाइंग नेचर की होती है। यहाँ पे या तो आप पास होंगे या आप फेल होंगे, इसके मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जोड़ते हैं। जो लोग फेल हो जाएंगे वो तो फेल हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। जो लोग पास होंगे उसको स्टेज थर्ड के लिए यहाँ से एंट्री दी जाएगी, उनको स्टेज थर्ड के लिए बुलाया जाएगा, जो कि लगभग 1 महीने बाद होता है। इसके बीएचबी के 1 महीने बाद होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एफएसबी, यानी कि फाइनल सिलेक्शन बोर्ड बोलते हैं। अब फाइनल सिलेक्शन बोर्ड में क्या होगा आपका? एफएसबी में अगेन जो चीजें एसएसबी में होती हैं वही यहाँ पे भी होंगी। जैसे आपका साइकोलॉजी टेस्ट रहेगा, ग्रुप डिस्कशन रहेगा, ठीक है, ये सारी चीजें होती है। यहाँ पे बेसिकली आप जो ग्राउंड टास्क होते हैं वो यहाँ पे बेसिकली नहीं होते। तो यहाँ पे ये कितने दिन के लिए रहता है आपका? 5 दिन के लिए रहता है। ठीक है, ये अलग अलग बुलाया जाएगा पीएचबी और एफएसबी के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपका साइकोलॉजी टेस्ट रहेंगे, ग्रुप टास्क रहेंगे और यहाँ पे इंटरव्यू। 3 टेस्ट आपके बेसिकली होते हैं, जो कि आपका पर्सनल टेस्ट है, एक पर्सनालिटी टेस्ट है एक तरीके से। ठीक है, तो ये होगा आपका स्टेज थर्ड एफएसबी। जो लोग यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे ये आपका मेरिट में काम आएगा। ठीक है, तो ये क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है, इसमें मेरिट भी बनेगी आपकी इसके आधार पे। तो जब इसको क्वालिफाई करेंगे तब आपका स्टेज 4 आएगा, जहाँ पे आपका एक छोटा सा मेडिकल टेस्ट होता है। ये बेस ऑब्वियसली जैसे सीडीएस एफकेट में होता है, ऐसे यहाँ पे होगा स्टेज 4। स्टेज 4 के बाद आपका जो लोग यहाँ पे भी क्वालिफाई करेंगे, फिर उनका स्टेज 5 होगा, जो कि होगा आपका इंडक्शन, जो कि एजीमाला जो है नवल बेस, वहां पे आपका होगा इंडक्शन। तो ये भी आपका 5वां है। तो आपकी मेरिट बनेगी ऑल इंडिया मेरिट। जब आपको इंडक्शन के लिए बुलाया जाएगा, इंडक्शन के लिए, तो आपका स्टेज 1 जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है वो, प्लस स्टेज थर्ड जो कि आपका एफएसबी है, फाइनल सिलेक्शन बोर्ड है वो, इन दोनों में मिले नंबरों के आधार पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, जहां पे आपको इंडक्शन के लिए बुलाया जाएगा। इसमें पीएचबी के मार्क्स नहीं जोड़ेंगे क्योंकि वो केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इस सारा का सारा किस बारे में था? आपका एग्जाम के प्रोसीजर के बारे में था। मैंने आपको डिटेल में बताया। आई होप आपको पूरा प्रोसीजर यहाँ पे समझ में आया होगा। एग्जामिनेशन फीस 250 रुपए की है, लेकिन जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एग्जामिनेशन रखा गया यहाँ पे, वो लोग उनको फीस नहीं देनी पड़ेगी। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। और आगे देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। टेंटेटिव डेट्स फॉर एग्जामिनेशन, जैसे आप फॉर्म भरेंगे तो आपके एग्जाम्स कब कब होंगे। स्टेज 1 जो आपका रिटन एग्जामिनेशन है CBE, वो आपका होगा 23 मार्च को। टेंटेटिव है लेकिन अभी बताया गया है 23 मार्च को होगा। उसके बाद स्टेज 2 जो कि आपका पीएचबी है, मई से जून के बीच में होगा। मई और जून 2 महीने में होगा ये, मई और जून सारे के सारे एग्जामिनेशन, सारे के सारे ब्रांच के लिए। स्टेज 3 जो आपका एफएसबी है, जून से सितंबर के बीच चलेगा ये। ठीक है, जून से सितंबर। उसके बाद स्टेज 4 जो कि आपका मेडिकल है, दिसंबर 2023 में होगा और जनवरी के टाइम पे आपकी ज्वाइनिंग इसकी आएगी। एंड ऑफ दिसंबर में क्या होगा? आपको स्टेज 5 यानी कि इंडक्शन होगा, यानी कि जनवरी के टाइम पे आपकी ट्रेनिंग वहां पे शुरू हो जाएगी। तो ये पूरे साल भर ये चलेगी 1/2024 के लिए। ये आपके टेंटेटिव डेट थे यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी आज के इस नोटिफिकेशन वीडियो में। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आपको इसमें बिल्कुल भी लेट नहीं करना है, इस फॉर्म को भर लेना है। अगेन डेट से याद दिला देता हूँ, 25 जनवरी से लेकर के 9 फरवरी 2023 तक आपको ये भरना है। लास्ट डेट का वेट इसमें बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। अब इसमें पर्क्स क्या क्या होते हैं, इसके जॉब प्रोफाइल क्या होती है, किस किस तरीके से इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जहां पे आपको हर चीज वहां पे डिटेल में समझाने का ट्राई करूंगा, ताकि आप लोगों का एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, मैंने भी एग्जाम दिया हुआ है पहले, मैंने क्वालिफाई किया हुआ है, लेकिन मैं किसी वजह से जा नहीं पाया था, इसीलिए। तो ये सारी की सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कि इसमें
एसएसबी में क्या होता है, रिटर्न में किस तरीके से एग्जाम्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, अब आपको लास्ट में करना क्या है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है वाईटी चैनल को, ताकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं यहाँ पे तुरंत मिल जाए। साथ ही टेलीग्राम पे जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। एसएससी भी, यहाँ पे एसएससी, रेलवे और डिफेंस एग्जाम संबंधित सारी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिल जाती है, तो जाकर के आपको इसको ज्वाइन कर लेना है, बिल्कुल भी लेट आपको नहीं करना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कहीं भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, उसको अगले वीडियो में आके सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। कोई भी क्वेरी आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, सारी की सारी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आप सभी के आने वाले एग्जाम्स के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड बी 50% फास्टर। थैंक यू।